अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा मॉड्यूल 8 सिविल डेटा मॉडल। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि सिविल का डेटा मॉडल कैसे होता है, वो किस तरह रन करता है और सिविल को किस तरह मैनेज करता है। बड़ा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है ये भी, डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और सिविल की एप्लीकेशन के अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स में ये है कि आप सिविल डेटा मॉडल का पर्पस क्या है, फॉरेन की प्राइमरी कैसे इंडेक्सेस एंड यूजर्स क्या होती हैं, वो कैसे रोल प्ले करती हैं सिविल की डेटा मॉडल के अंदर, और कौन कौन से डिफरेंट परमानेंट टेबल्स हैं सिविल डेटा मॉडल के अंदर। ये हमें क्यों ज़रूरी है? एक तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के डेटा को एक्सेस कैसे करते हैं किसी एप्लीकेशन के अंदर, फिर अपने बिजनेस लॉजिक को कैसे मॉडिफाई करेंगे इस डेटा मॉडल के अंदर, और आप कॉन्फ़िगर कर सकें डेटा लेयर के अंदर डिफरेंट नेसेसरी चेंजेस जो आपकी बिजनेस रिक्वायरमेंट को मीट कर सकें। तो ये हमारा बेसिकली एक डायग्राम, मैपिंग डायग्राम कह सकते हैं हम, यूआई बेसिस आपका जो डेटा लेयर होती है, बिजनेस लॉजिक लेयर एंड डेटा लेयर के हवाले से। सो सिविल डेटा मॉडल डिफाइन हाउ द डेटा यूज्ड बाय सिविल एप्लीकेशन स्टोर इन अ स्टैंडर्ड थर्ड पार्टी रिलेशनशिप डेटाबेस। जैसे पहले मैंने कहा था आपको कि सिविल बेसिकली अब जितना भी उसका सिविल डेटाबेस का स्कीमा है या स्ट्रक्चर है वो अपने पास मैनेज करता है, अपने रेपोजिटरी मैनेज करता है। वो फिजिकली कोई फॉर्म की या प्राइमरी की नहीं रेफर करता है, फिजिकल कोई भी रिलेशनशिप जो है वो डेटाबेस पे नहीं इम्प्लीमेंट करता, और वो रन टाइम पे वो क्यूरी जनरेट करता है जो उसको लिंक कर रही डेटा, और वो स्टोरेज करते हुए इसी चीज़ पे बेस कर रहा होता है। इसकी मेन रीजन तो ये है कि आप, क्योंकि वो डिफरेंट डेटाबेसेस को, रिलेशनल डेटाबेसेस को सपोर्ट करता है, डीबीएस को, एसक्यूएल सर्वर को, ओरेकल को। इस वजह से वो हर एक का सिंटैक्स, एसक्यूएल सिंटैक्स डिफरेंट होते हैं। तो अगर वो ये लॉजिक इम्प्लीमेंट कर देगा अपने डेटाबेस लेवल के ऊपर तो उसको ये मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। जबकि अगर वो अपने पास मैनेज कर रहा है तो वो अकॉर्डिंग टू डेटाबेस को चेंज कर सकता है। ओके, देखें बेसिकली हमारा जो यूआई का स्ट्रक्चर होता है वो स्क्रीन, व्यू एंड एप्लेट के अंदर कंट्रोल होता है। और जो हमारा बिजनेस लॉजिक का लेयर का होता है, बिजनेस ऑब्जेक्ट, देन बिजनेस कंपोनेंट, देन फील्ड्स, जो यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि अगर उसको रिवर्स ऑर्डर में पढ़ें, वन बिजनेस ऑब्जेक्ट कैन हैव मल्टीपल बिजनेस कंपोनेंट, वन बिजनेस कंपोनेंट कैन हैव मल्टीपल फील्ड्स। और हमारा जो डेटा स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली टेबल्स एंड कॉलम बेस्ड होता है, एंड देन इंडेक्सेस एंड डिफरेंट चीज़ें वो इसका चाइल्ड ऑब्जेक्ट से पार्ट होती हैं। बिजनेस कंपोनेंट बेसिकली एक बेस टेबल पे डिपेंड कर रहा होता है, और फील्ड अगर डेटाबेस फील्ड है तो कॉलम पे डिपेंड कर रहे थे। मैंने आपको बताया था कि सिविल बिजनेस कंपोनेंट में डिफरेंट काइंड के फील्ड्स हम क्रिएट कर सकते हैं। उसमें हम डेटाबेस फील्ड जो कि डेटाबेस टेबल पे डिपेंड कर रही होती है, कैलकुलेट फील्ड जो कि आप एक्सप्रेशन बेस्ड होती हैं, जो रन टाइम पे एक्सप्रेशन जनरेट कर रहे होते हैं। तो लॉजिक ये है कि आपका बिजनेस कंपोनेंट पे एक टेबल होता है, और आपने अगर मल्टीपल टेबल से डेटा कलेक्ट करके बिजनेस कंपोनेंट में लाना है तो वो इस मॉडल में सीखेंगे कैसे लाते हैं, मल्टीपल टेबल्स को कैसे कनेक्ट करते हैं। जी, ये आपका सिविल का डेटा बेसिक डेटा स्ट्रक्चर है। बेसिक टेबल का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि आप टेबल है, उसमें आपको 5 रो आईडी है, नेम है, पार्ट नंबर है, ये आपको प्रोडक्ट का टेबल है बेसिकली, जो सिविल स्कीमा में आपको आइडिया दे रहे हैं। Each table have multiple columns storing atomic data. Single value cannot be logically further subdivided. तो सिविल एटॉमिकली जो वैल्यू स्टोर कर रहा होता है वो आपके एग्जैक्टली कॉलम लेवल पे कर रहा होता है। उस फील्ड के अंदर मल्टीपल कॉलम्स का डेटा नहीं होता, वो सिंगुलर पर्टिकुलर फील्ड का डेटा स्टोर कर रहा होता है। डेटा स्कीमा इज यूज्ड टू एलिमिनेट रिपीटेड स्टोरेज ऑफ डेटा। ये इसका एक बेसिक पर्पस है डेटाबेस का कि आप रिपीटेड स्टोरेज ना करें, आप सिंक्रोनाइज रखें और उसको रेफर कर रहे हैं। जैसे कि प्रोडक्ट का टेबल जो है आपका वो एक सेंटर्ड मास्टर टेबल है जिसमें आप प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं, लेकिन आप जब एसेट्स के अंदर या डिफरेंट जगह पे या सर्विस रिक्वेस्ट में जब उसको रेफर कर रहे होते हैं तो पूरा दोबारा क्रिएट नहीं करते। जैसे आप प्रोडक्ट के आईडी रेफर करते हैं तो उस प्रोडक्ट के आईडी से वो लिंक करके प्रोडक्ट्स के जो भी आपने एट्रीब्यूट डिफाइन किए होते हैं वो सारे ले आता है, अवेलेबल कर देता है। अच्छा, सिविल की हर टेबल के अंदर, चाहे आप कस्टम टेबल बना रहे हो या वनीला आउट ऑफ द बॉक्स हो, रो आईडी का कॉलम लाजमी होता है। इसके अलावा 5-6 कॉलम्स और होते हैं जिसको सिस्टम कॉलम्स कहते हैं। रो आईडी बेसिकली वो प्राइमरी की होती है, हर टेबल की रो आईडी यूनिक होती है इन अ सेंस कि वो अगर एक रिकॉर्ड क्रिएट हो रहा है एस पार्टी, एस कॉन्टैक्ट और एस कॉन्टैक्ट एक्स के अंदर, तो उसकी रो आईडी सेम ही होगी तीनों की, पार रो आईडी से वो रेफर कर रहा होगा। लेकिन
इन जनरल टर्म्स रो आईडी यूनिक होती है विद इन अ टेबल, वो दोबारा आप जनरेट नहीं करते हैं और इसका एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है रो आईडी जनरेट करने का सिंबल का, और वो आप उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने हिसाब से। जनरली अगर आप एप्लीकेशन से कोई भी रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हैं तो उसका रो आईडी 1 डैश करके वो क्रिएट करता है, 1 डैश कुछ अल्फा न्यूमेरिक होता है, 15-15 कैरेक्टर लेंथ इसकी रो आईडी का कॉलम होता है। लेकिन अगर आप वही रिकॉर्ड्स ईआईएम के थ्रू लोड कर रहे होंगे तो उसका जो रो आईडी होगी वो 1 डैश एक्स डैश एक्स यानी 2 डैश होंगे उसके अंदर, 2 हाइफन्स होंगे, तो उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये रिकॉर्ड यूजर क्रिएटेड है, मैनुअल क्रिएटेड है या ईआईएम से लोड हुआ है। तो सीबल में बेसिकली इसके स्कीमा के अंदर तो 4000 प्लस टेबल्स हैं और इसमें डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, मेजरली थ्री टाइप्स के होते हैं। डेटा टेबल्स होते हैं जिसमें आपका डेटा एक्चुअली स्टोर हो रहा होता है, जो सीबल एप्लीकेशन का डेटा, जो यूजर इनपुट डेटा वो स्टोर होता है। एक इंटरफेस टेबल है जो कि ईआईएम टेबल कहलाते हैं इन जनरल टर्म्स, जो इसलिए यूज होते हैं कि अगर आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से लेगेसी डेटा बेस से आप लोड करना चाह रहे हैं सीबल के अंदर डेटा, तो आप ईआईएम को यूज करते हुए ईआईएम टेबल को यूज करते हुए डेटा लोड करते हैं। बेसिकली सीबल की बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप सीबल के बेस टेबल्स को, डेटा टेबल्स को आप डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, डायरेक्ट डेटा उसमें स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि उसका एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो सीबल मेंटेन करता है। उसके लिए उसने आपको एक इंटरफेस टेबल दी है, मैं इसको ईआईएम कहता हूँ, उसका एक स्पेशलाइज्ड टॉपिक है। उस ईआईएम को यूज करते हुए आप डेटा के डिफरेंट डेटा के स्ट्रक्चर्स को लोड करते हैं सीबल के अंदर, अकॉर्डिंग टू सीबल डेटाबेस करते हैं। इसके अलावा रिपोजिटरी टेबल होता है। रिपोजिटरी टेबल जो होता है मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, जो आप कॉन्फ़िगरेशन जो भी कर रहे हैं, जो भी डेवलपमेंट कर रहे हैं आप, जो सीबल की आउट ऑफ द बॉक्स वनीला डेवलपमेंट हुई हुई है और वो एप्लीकेशन चल रही है, वो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो जिस टेबल में पड़ी वो उसको रिपोजिटरी टेबल कहते हैं, या रन टाइम आरआर टेबल्स के अब आज की टर्म में आरआर टेबल, रन टाइम रिपोजिटरी टेबल्स होंगे। बिफोर IP17 एसआरएफ का एक कॉन्सेप्ट है कि आप कॉन्फ़िगरेशन करते थे सीबल के अंदर, देन उसको कंपाइल करते थे, तो वो रन टाइम आरआर रन टाइम रिपोजिटरी टेबल से कंपाइल उठा के आपको एसआरएफ में कंपाइल करके आपको एक फाइल दे दिया करता, उस सीबल का ऑब्जेक्ट मैनेजर उस फाइल को रीड करके उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करता था। लेकिन क्योंकि अब एसआरएफ का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया तो अब डायरेक्ट आप रन टाइम रिपोजिटरी आपका ऑब्जेक्ट मैनेजर एक्सेस करते हैं और वहाँ से डेटा एक्सेस कर रहा होता है, और आपको एक डिजाइन टाइम रिपोजिटरी होती है जो कि ये इन्फॉर्मेशन जो आपकी आ रही है, ये जो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है, भी कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, उसके अंदर कौन सा जॉइंस लगा हुआ है, अपॉर्चुनिटी में ज्वाइन किसने लगाया हुआ है, किस तरह लगा हुआ है। जैसे कि अगर मैं इसको दूं आपका एस कॉन्टैक्ट बिजनेस कंपोनेंट, ये भी आपका जो मेजर डेटा है इस कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से, इसमें कितने फील्ड्स हैं, जॉइंस कितने लगे हुए हैं, या वनीला जॉइंस कितने लगे हुए हैं, किस किस टेबल से जॉइंस लगे हुए हैं, इस सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये भी रिपोजिटरी टेबल से आ रही है, लेकिन ये डिजाइन टाइम रिपोजिटरी टेबल से आ रही है। एप्लीकेशन इसको कैसे ट्रांसलेट कर रही है, जब इसको डिप्लॉय करते हैं चेंजेस को, तो आपकी जो एप्लीकेशन रीड करता है, अगर मैं एप्लीकेशन खोलूँ, वो बेसिकली इस टेबल को रीड नहीं कर रहा होता, वो आरआर टेबल को रीड कर रहा होता है, जो रन टाइम रिपोजिटरी टेबल्स होते हैं। उसको आपको एग्जामिन करने के लिए खाली आप एप्लीकेशन से एग्जामिन कर सकते हैं, आप इस तरह टूल से लॉगिन करके नहीं देख सकते कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी होगी। ये जो आपको एप्लीकेशन ओपन हो रही है और शो हो रही है, ये रैंडम रिपोजिटरी टेबल से आ रही है, और जो आपका टूल्स ओपन हो रहा है ये डिजाइन टाइम रिपोजिटरी टेबल से आ रही है। दोनों रिपोजिटरी टेबल, एक रन टाइम है, एक डिजाइन टाइम है। जो भी क्लाइंट आपका रन होगा वो रन टाइम रिपोजिटरी से रन हो रहा होगा, और जो आप कॉन्फ़िगरेशन या चेंजेस करेंगे वो डिजाइन टाइम रिपोजिटरी से, तो देन आप उसको डिप्लॉय करेंगे तो वो रन टाइम टेबल पे मूव हो जाएगा। जी आगे चलते हैं। कॉलम्स बेसिकली चाइल्ड ऑब्जेक्ट होते हैं, ये हर किसी भी टेबल का, और ये मस्ट होते हैं डेटाबेस में। आपका टेबल्स एंड देन कॉलम्स होते हैं, तो each table has multiple columns to store data, user insertion data defined by the column child object definition. Column determine the data that can be stored in that table. इस columns की कुछ properties होती हैं, कुछ और ये exactly आपके database columns, जिस तरह आपका database होती है
उसके अंदर टेबल्स एंड कॉलम होते हैं, एग्जैक्टली उसका स्ट्रक्चर होता है। मैं आपको कहा था कि सिविल फिजिकली रिलेशनशिप मैनेज नहीं करता डेटाबेस लेवल के ऊपर, वो अपने पास स्टोर करता है और वो इन टेबल से स्टोर करता है। जैसे टेबल मैंने लिया एस कॉन्टैक्ट का, और ये उसके डिफरेंट कॉलम्स और ये डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं कि आप उसके अंदर स्कॉलर की टाइप क्या है, लेंथ कितनी है, और उसके फिजिकल टाइप, बेसिकली टाइप उसकी ये सिबल के पास है कि ये सिबल को किस तरह दिख रहा है, लेकिन ये जो फिजिकल टाइप है ये आपका डेटाबेस इसको किस तरह दिख रही है, किस फैक्टर सेट पे उसकी वैल्यूज स्टोर कर रही है। इसके अलावा सीक्वेंस क्या है, नलेबल हो सकता है कि नहीं हो सकता, प्राइमरी की है या नहीं है, यूजर की सीक्वेंस क्या है। यूजर की आपको मैं नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा, इसी से यूजर की बेसिकली क्या पर्पस क्या होता है, किस तरह यूज करते हैं। प्राइमरी की, वैसे एक टेबल में एक प्राइमरी की होती है, जनरली सिंपल एक ही प्राइमरी की रेफर करते हैं, आप मल्टीपल क्रिएट कर सकते हैं, इट विल बिकम कॉम्प्लेक्स। इसके अलावा रिक्वायर्ड कॉलम, अगर आप डेटाबेस लेवल पे उसको रिक्वायर्ड करना चाह रहे हैं, जैसे कि आपका प्राइमरी की रिक्वायर्ड होना चाहिए, नॉट नलेबल होना चाहिए, तो वो भी डिफाइन करते हैं। इसके अलावा फॉरेन की टेबल, ये रिलेशनशिप के लिए यूज होता है कि जैसे कि आप ये देखेंगे, ये टेबल जो है आपके फॉरेन की टेबल रेफर किया हुआ है, इसका मतलब है इस कॉलम में डेटा होगा वो रेफर हो रहा होगा उस फॉरेन की टेबल कॉलम के अंदर। इस करेंसी की जो वैल्यू इस कॉलम में पड़ी हुई बेसिकली इस टेबल के अंदर से रेफर होके आ रही है, तो ये फॉरेन की टेबल मैनेज करते हैं। ये आप अगर आप यहाँ डिफाइन कर रहे हैं तो ये आप डेटाबेस स्कीमा लेवल पे डिफाइन कर रहे हैं। अगर आप बिजनेस कंपोनेंट में ज्वाइन के थ्रू डिफाइन कर रहे हैं तो वो भी एक फॉरेन की टेबल, वो ज्वाइन टेबल होता है कंडीशन, वो बेसिकली फॉरेन की टेबल हार्डकोडली नहीं होता। ये इसकी स्केल एंड प्रिसिशन एंड डिफॉल्ट वैल्यूज एंड एलओवी टाइप भी आप डिफाइन कर सकते हैं, अगर आपको एलओवी टाइप का अलाउ है। ये बेसिकली यूज होता है जब आप डेटाबेस एआई में लोड कर रहे हैं और प्लस जब मल्टीलिंगुअल आप यूज कर रहे हैं, तो मल्टीलिंगुअल की बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। इसके अलावा बताएं कि एलओवी बाउंडेड है कि नॉन अनबाउंडेड है। जनरली बाउंडेड का मतलब ये होता है कि आप उसमें जो भी वैल्यूज आपने एप्लीकेशन में कॉन्फ़िगर की है लिस्ट ऑफ वैल्यू के अंदर, वही आज शो हो सकती है, इसके अलावा कोई वैल्यू ऐड नहीं कर सकते। अगर वो अनबाउंडेड है तो इसका मतलब है कि आप अपनी वैल्यू भी हाथ से डाल सकते हैं उसके अंदर। इसके अलावा ये कैस्केड क्लियर का भी है, प्राइमरी चाइल्ड इंटर टेबल क्या होता है, काफी चीजें उन्होंने इसमें स्कीमा लेवल पे अपनी चीजें मैंने की। इसकी बेस के ऊपर सिविल जो है जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसको मैनेज कर रहा होता है। यूजर कीज वेरी इंपॉर्टेंट, दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, इंडेक्स एंड यूजर की। एंड यूजर की डिफाइन करते हैं, आर यूज्ड टू डिटरमाइन द यूनिकनेस ऑफ द रिकॉर्ड व्हेन entering, importing और integrating data not be changed। यूजर की बेसिकली आपका यूनिकनेस है सिविल एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू में। सिविल एप्लीकेशन यूनिकनेस अपनी इंडेक्सेस के थ्रू लेके आता है, वो आपको मैं दिखाऊंगा। यूजर की स्पेशली इसलिए यूज करता है कि डेटा बाहर से अगर आ रहा है, आउटसाइड सिविल एप्लीकेशन से आ रहा है, थ्रू EIM आ रहा है या थ्रू वेब सर्विस आ रहा है या जा रहा है, अगर वहां से इंसर्ट हो रहा है तो उसके लिए अगर आपने यूनिकनेस रखनी है रिकॉर्ड की, तो वो आप यूजर की डिफाइन करेंगे, उस वक्त वो प्राइमरी की यूज नहीं होगा। आल्दो आप यूजर की को कन्वर्ट कर सकते हैं, प्राइमरी की को कन्वर्ट कर सकते हैं, यूजर की बना सकते हैं, और मल्टीपल यूजर की भी हो सकती है एक टेबल की अंदर। ये आपको मैं दिखाता हूँ। यूजर की देखिए, इसमें दो यूजर की डिफाइन की हुई है बाय डिफॉल्ट, आप इसको बढ़ा सकते हैं। एट्रीब्यूट में क्या क्या है कि आपका कॉन्टैक्ट का भी जो पर्सन यूआईडी और ये फ्लाई, ये यूनिक के तीनों कॉम्बिनेशन यूनिक होंगे। इस कॉम्बिनेशन का दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं कर सकेंगे आप। तो ये EIM IT कॉलम नेम EIM से जब इंपोर्ट हो रहा होगा तो आप ये करेंगे। ये बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। अगर आप इसी तरह एसेट की यूजर की देखना चाहें, यानी कि आपने अगर एसेट का रिकॉर्ड एसेट या पॉलिसी इंपोर्ट करनी है तो उसकी यूजर की कैसे होंगी, तो उसमें भी दो यूजर की दी हुई होंगी।
अगर मल्टी ऑर्ग है तो एसेट नंबर, एसेट वीजू, इसके अलावा प्रोडक्ट का वीजू, प्रोडक्ट नेम और रिवीजन नंबर, इस कॉम्बिनेशन ये यूनिक होगा। और अगर दूसरी इन्होंने यूजर की दी हुई U1 के नाम से, उसमें भी बेसिकली एसेट नंबर है, एसेट का बिजनेस यूनिट है, प्रोडक्ट का बिजनेस यूनिट है, प्रोडक्ट का नेम है, इसके अलावा वेंडर का बिजनेस यूनिट है, वेंडर की लोकेशन है, वेंडर का नेम है, और एसेट का और रिवीजन नंबर है। ये कॉम्बिनेशन है एक्चुअली, ये यूजर की है। ये यूजर की आपको मोहर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जब आप EIM करेंगे एंड जब आप IO पे काम करेंगे, इंटीग्रेशन ऑब्जेक्ट पे काम करेंगे। इंटीग्रेशन ऑब्जेक्ट यहाँ आई थिंक शो नहीं हो रहा। सिविल में इंटीग्रेशन ऑब्जेक्ट बेसिकली इसीलिए रखे हुए हैं कि आप डिफरेंट एप्लीकेशन इंटीग्रेट कर सकें, और ये बेस कर रहा था आपको बिजनेस ऑब्जेक्ट के ऊपर। जैसे कि अगर मैं एसेट की बात करूं, आपका एसेट का है इंडिविजुअल पॉलिसी, ये आपका बिजनेस ऑब्जेक्ट है। अब ये देखना चाहिए कि इसके ऊपर कितने इस पे कोई इंटीग्रेशन ऑब्जेक्ट नहीं है। अकाउंट पे मल्टीपल है, जैसे कि PIP फॉर्मूला, इसके अंदर इसके डिफरेंट बिजनेस ऑब्जेक्ट हैं और यहाँ पे इसकी यूजर कीज भी होंगे। डिफाइन नहीं हुई यहाँ पे, लेकिन और यूजर प्रॉपर्टीज। तो बेसिकली यूजर की आपके इंटीग्रेशन ऑब्जेक्ट में, बिजनेस कंपोनेंट इंटीग्रेशन ऑब्जेक्ट में होती है और EIM ऑब्जेक्ट में होती है। लेकिन टेबल लेवल पर अगर आपकी यूजर की आ रही है तो ये बेसिकली आप EIM के थ्रू जो कि डेटा इंपोर्ट कर रहे होंगे तो इस यूजर की का ख्याल रखेंगे। ये यूजर की आपको यूनिकनेस दे रही होगी इस रिकॉर्ड की, क्योंकि सिविल अपनी OID खुद मेंटेन करते हैं। जब आप बाहर से डेटा इंपोर्ट कर रहे होते हैं किसी भी एंटिटी का, तो आप सिविल को आप OID नहीं देते, क्योंकि सिविल अपने यूजर की के थ्रू उस रिकॉर्ड की आइडेंटिफिकेशन करता है कि ये रिकॉर्ड उसके बाद एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर वो उस कॉम्बिनेशन के साथ वो रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा है तो उस आने वाले रिकॉर्ड को वो अपडेट कर देगा, वरना वो उस रिकॉर्ड को इंसर्ट करेगा। ये सिविल का EIM का बेसिक रूल है। तो अगर मैं जब ये प्रोवाइड करता हूँ, ये EIM जब ये लोड कर रहा होता है इन्फॉर्मेशन, तो वो बेसिकली इन सारे एट्रीब्यूट को कलेक्ट करता है और जाता है इन एट्रीब्यूट को टेबल में, डेटाबेस टेबल में सर्च करता है। अगर ये सारा कॉम्बिनेशन के थ्रू उनको रिकॉर्ड मिल जाता है तो वो सिविल बस उसकी ID स्टोर करता है उस रिकॉर्ड की। अगर मैं आपको EIM का छोटा सा आपको डेमो करवाऊँ, FN एसेट, और इसके अंदर जो इसका चाइल्ड ऑब्जेक्ट है कॉलम टेबल स्ट्रिंग, टेबल मैपिंग, ऐसा एसेट का टेबल है। ठीक है जी, अब देखिए ये इसके एट्रीब्यूट मैपिंग है। लेकिन अगर टेबल लेवल पे जाएं, देखें लिस्टिंग प्रोसेस कॉलम, ठीक है, ये इसकी रो ID। अगर आपको इस कॉम्बिनेशन जो मैंने दिखाया उस कॉम्बिनेशन से आपको ऐसे सेट के अंदर रिकॉर्ड मिलता है तो रो ID लाके इस टेबल में स्टोर कर लेगा। इसका मतलब एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है। और अगर नहीं होगा तो इस रो ID को खाली रखेगा और जब वो नया रिकॉर्ड करेगा तब जाके वो इस रो ID कॉलम को अपडेट करेगा। इससे अंदाजा हो रहा था कि आप जब EIM रन करते हैं और देखते हैं कि कौन कितने रिकॉर्ड नए इंसर्ट हुए हैं, कितने रिकॉर्ड जो है वो एग्जिस्टिंग अपडेट हुए हैं, एक तो उसका स्टेटस पता चल जाता है और बाजू का वो डुप्लीकेट स्टेटस इंपॉर्टेंट नहीं कर रहा होता क्योंकि कुछ डेटा में चेंज हो, लेकिन वो यहाँ रो ID से बता देगा आपको कि ये नया रिकॉर्ड था या इंसर्ट हुआ। ठीक है जी, यूजर की बेसिकली आप EIM पे डेटा इंपोर्ट कर रहे होते हैं तो यूजर की आप देखते हैं और उसके हिसाब से आप अपनी
डेटा को इंसर्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं।